हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में, जो कि आपकी ओलंपियाड, जो आपका नेशनल साइंस ओलंपियाड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो क्या है, देखो सबसे पहले वर्क की बात करते हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो वर्क डन कैसे फाइंड करोगे। देखो, तो वर्क डन पहले जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं वो सब करते हैं, कोई चीज उठाना करना वो काम है, बट यहाँ पर उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। यहाँ पर वर्क सिंपल सिंपल, आपको डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप किसी सर्कल पे घूमकर वापस अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए वर्क डन के लिए। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो डेली लाइफ में तो बहुत सारे काम हम करते हैं, उन सब की कैलकुलेशन यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई सामान उठा के खड़ा है तो वो भी एक काम हो गया। यहाँ पर उस वाले वर्क डन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि अगर कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, कांस्टेंट फोर्स क्या बोल रही हूँ, वेरिएबल फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, कांस्टेंट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, तो जैसे कि ये फोर्स वेक्टर है, ये एक फोर्स वेक्टर है जिसमें ये एक फोर्स वेक्टर है जो कि इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ये एक बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर ये फोर्स एफ वेक्टर का फोर्स लगा है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वेक्टर है एस वेक्टर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन वुड बी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर का फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है मैम, व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। क्या है थीटा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। ये जैसे ये बॉडी है, इस पे ये वाला फोर्स लग रहा था ऐसे, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया ये, तो इस फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो मान लो अगर थीटा है, तो जो एफ एस कॉस थीटा है उसमें थीटा क्या हो जाएगा, ये बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, अब देखो थीटा के केस में क्या क्या होगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये फोर्स वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो क्या थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस तो थीटा वैल्यू की, थीटा कॉस जीरो आप रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1। तो आपका वर्क डन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के, ये फोर्स आपने लगाया इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोस 180 की डिग्री हो जाती है -1। वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो क्या जो वर्क डन है वो नेगेटिव में आएगा? बिल्कुल। मतलब अगर आप फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसके अगेंस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स वेक्टर हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर इनके बीच में एंगल कैसे देखेंगे, इसको उठा के यहाँ रख दूंगी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना लिखोगे, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो क्या वर्क डन 0 हो जाएगा? तो क्या अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, अगर दोनों एक दूसरे के वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और कौन से केसेस में वर्क डन 0 हो सकता है, कि आप किसी सर्कल में घूम रहे हो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, आप घूमकर वापस यहाँ आ गए, तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0 मिल जाएगा।
बिल्कुल वर्क डन 0 मिल जाएगा। तो ये केसेस हैं, कांस्टेंट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो वर्क डन कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेरिएबल फोर्सेस के लिए अलग प्रोसेस है, वेरिएबल प्रोसेस के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, मतलब कि बहुत सारे यहां पर फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, तो इसकी वजह से आप कैसे वर्क डन फाइंड करोगे? आपको F1 की वजह से जो फोर्स हुआ है वो, अब पता है डिस्प्लेसमेंट तो इस बॉडी का कहीं ना कहीं एक जगह होगा, मतलब सारे फोर्सेस का जो सारे फोर्सेस है उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एक ही मिलेगा ना, बॉडी डिस्प्लेस तो एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर F1 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F1s प्लस F2s प्लस F3s प्लस F4 डैश डैश अप टू, मान लो ऐसे n फोर्सेस लग रहे हैं तो n तक, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉमन ले लोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F1 वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, सोच के देखो, F1 प्लस F2 वेक्टर, ऐसे मान लो n फोर्सेस है तो अप टू n, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कॉमन आ जाएगा इन सब का, यानी कि इसका ये सम ऑफ वेक्टर्स, किसके, फोर्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन। अगर बहुत सारे फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे होंगे तो आपको वर्क डन इस तरह से फाइंड करना है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या है काइनेटिक एनर्जी? देखो, कोई भी जो वर्क डन होता है वही हमारी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी जब हमें मिलती है उसी से हम वर्क डन करते हैं। तो क्या दोनों चीजें एक ही है? दोनों की यूनिट्स भी हम जूल लिखते हैं, वर्क डन के लिए भी हम यूनिट जूल लिखते हैं, SI यूनिट, और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी जूल लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जूल लिखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम। उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होती है वो उसकी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इतना समझ में आता है? बिल्कुल। अब वर्क डन ही किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हम हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यानी किसी के पास वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, और आपसे पूछे जाए कि क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बिल्कुल होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। अब मान लो कुछ t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो रेस्ट पे आ जाता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। ये क्या हो जाता है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो लीनियर मोमेंटम हम क्या लिखते हैं, mv। लीनियर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, mv। तो काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म क्या लिख सकते हैं, हाफ m² v² क्या बन जाएगा, p² डिवाइडेड बाय m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, p² डिवाइडेड बाय 2m, p² डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म हाफ mv² तो आप जानते ही हो, p² डिवाइडेड बाय 2m, इस फॉर्म में भी हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m आया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो यहाँ से आपको लीनियर मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो कितना मिल जाएगा, k2m। अब इसको इधर ले जाओगे स्क्वायर का तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2km, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू ऑब्जेक्ट का जो मास है वो। ये भी हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। P क्या है, लीनियर मोमेंटम, दैट इज m इंटू v। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी की हमें काइनेटिक, अगर हमारे पास बहुत सारे मासेस है और उन सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम करना है, तो हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² प्लस हाफ, अगर n है ऐसे ऑब्जेक्ट तो हाफ m1 vn², उन सबकी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। ये तो इजी है, इसका सम कर देंगे सारी काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
नाउ मूविंग ऑन, रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकला, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है वो कैसे निकला, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और m से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था, k हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, देन k इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहीं से हमने p भी निकाल लिया था, p कितना हो गया था हमारा √2m। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब हमने कांस्टेंट फोर्सेस के लिए तो बहुत इजी था कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, लेकिन अगर हमें जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे ds, छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या हो जाएगा, ds वेक्टर हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हुआ, हमने इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा टाइम जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, dw, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस dw को लिखना चाहूँ इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो कैसे लिखूंगी, dw इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, जो वेरिएबल फोर्स वेक्टर है वो लग रहा है, जो फंक्शन होगा ऑब्वियसली किसी का, इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds। अब मैंने इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का अगर वर्क डन फाइंड कर लिया, अगर मैंने इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन जो छोटा सा dw फाइंड कर लिया, तो पूरे के लिए मैं क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, पूरे के लिए क्या कर दूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चंस करके देखते हैं जो आपने अभी यहाँ पर कंसेप्ट सीखे हैं कि उन पे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। Two bodies of masses ma and mb have equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum, equal kinetic energy है तो linear momentum का रेशियो पूछ रहा है। अब हमें पता है जो kinetic energy है उसको हम क्या लिखते हैं, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। अब यहाँ पर मासेस कितना है, ma mb, ठीक है, इक्वल, और इक्वल काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी इक्वल है, तो p स्क्वायर, p की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाती है आपकी 2km। अब पहली बॉडी के लिए मास ma, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनकी है इक्वल, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा p1। अब p2 की बात करें, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो p2 की बात करें तो p2 क्या हो जाएगा हमारा 2, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास कितना दिया हुआ है mb, इनका रेशियो पूछ रहा है, p1 डिवाइडेड बाय p2 कर दो, अंडर रूट 2 की ma डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की mb, तो यहाँ पर अंडर रूट 2k से अंडर रूट 2k कट जाएगा, कितना बचेगा, p1 डिवाइडेड बाय p2 कितना बचेगा, अंडर रूट ma डिवाइडेड बाय अंडर रूट mb, और रेशियो कैसे लिख देंगे इसका, मास ऑफ a रेशियो अंडर रूट मास ऑफ b, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी डिफिकल्टी आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगनी चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, इसका सी ऑप्शन आप देखो, अंडर रूट मास ऑफ ए रेशियो अंडर रूट मास ऑफ बी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स F applied on a body moves it through a distance S along F। क्या दिया हुआ है कि किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स F अप्लाइड होता है तो वो जो बॉडी है उसी F के अलोंग क्या करती है, डिस्प्लेस होती है, कितना S डिस्प्लेस होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो एनर्जी है उसके बारे में बताना है। मैंने बोला आपको जो वर्क डन है उसी की फॉर्म में एनर्जी आती है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, वर्क डन कितना हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाई S। अब दोनों के बीच, अब यहाँ पर दिया हुआ है जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो F के अलोंग ही आया है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू F इंटू S, सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा अगर आप करोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F इंटू S। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ गई आपकी, F इंटू S। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, तो आपको उसकी इनिशियल वैल्यू की 4 टाइम हो जाती है,
तो द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, आपको नया लीनियर मोमेंटम बताना है। सेम बॉडी है तो मास सेम रहेगा, एग्री कर रहे हो इस बात पे? एक ही बॉडी की बात हो रही है ना कि एक बॉडी है, उसी की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर बाद 4 टाइम्स हो जाती है, तो मास तो थोड़ी ना चेंज होने वाला है उसका, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या लिख रहे हैं, p² डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ तक समझ में आता है? तो यहाँ से देखो, यहाँ पे, यहाँ से आपको सीधा सीधा क्या पता चलेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, p² के। ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। तो हमारे पास k1 डिवाइडेड बाय k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p1² डिवाइडेड बाय p2²। ठीक है, यहां से देखो पहली बारी में काइनेटिक एनर्जी 1 थी, फिर कितनी हो गई, 4k1 हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू p1² डिवाइडेड बाय p2²। यहां पर आप देखोगे तो k1 से k1 कट जाएगा, ठीक है, p2² कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको यहां ले गए 4p1², दोनों तरफ क्या करो, इसका अंडर रूट कर दो, तो कितना हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2p1। यानी कि जो मोमेंटम है बाद वाला, वो पहले वाले मोमेंटम का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। पहले वाले मोमेंटम का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेम इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू, रॉन्ग ऑप्शन। 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, रॉन्ग ऑप्शन। ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। तो सी ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। तो इसी टाइप से हम वर्क एनर्जी पावर की तरह ही बाकी सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।